अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझते हैं बेंडिंग या बैंकिंग क्या होती है, इसको समझेंगे और बेंडिंग और बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी समझेंगे। फिर डेरिवेशन और क्वेश्चंस के साथ एट द एंड आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं बेंडिंग या बैंकिंग। इससे पहले मैंने वीडियो शूट की थी लेकिन ये यहाँ से क्लिक नहीं हुआ था, तो तब वो वीडियो नहीं हुई। तो अब लिखा हुआ है तो इसी चीज को हम समझाते हैं कि आमतौर पर होता क्या है कि अगर कोई अनबैंक कर्व हो, यानी कि ऐसे कर्व जिसका यानी कि आउटर एज ऊपर की तरफ ना उठा हो। आमतौर पर आपने मोड़ वगैरह में देखे होंगे रोड पे कि जो बाहर वाली सरफेस है उसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। ठीक है जी। यानी कि ये रोड है मेरा हाथ, इसकी ये इनर सरफेस होगी यानी इनर एज होगी, ये आउटर एज होगी। जब इनर एज के मुकाबले में आउटर एज को थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो ये होता है बैंक कर्व होगी। ये क्या होगी? बैंक कर्व कहेंगे या बेंडिंग कर्व कहेंगे। अगर ऐसा ना हो के बिल्कुल कर्व तो हो, जैसा ये है आपको दिखाई पड़ रहा है, कर्व है मतलब सर्कुलर पाथ तो है, लेकिन बाहर वाला एज वो नहीं है, बैंक नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं उठा हुआ है, तो इसको कहते हैं अनबैंक कर्व। क्या कहते हैं? अनबैंक कर्व कहेंगे कि ये एक अनबैंक कर्व है। व्हाई इज इट्स? बिकॉज आउटर एज इज नॉट रेज, ऊपर की तरफ उठी हुई नहीं है, तो इसको अनबैंक कर्व कह सकते हैं। बेशक ये कर्व है लेकिन अनबैंक है। तो जब कोई बॉडी अनबैंक कर्व में मूव करती है, आमतौर पर अगर कोई बॉडी फ्लैट रोड पे मूव करती है तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रहे हैं? एक टायर्स के बीच में फ्रिक्शन होती है और एक इसका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड होती है, एक डाउनवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड इसका वेट हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स वैसे पीछे की तरफ होती है, जब टायर्स स्ट्रेट रोड पे मूव करे तो तब तो पीछे की तरफ होती है, लेकिन जब ये कर्व पाथ पे मूव करे, अनबैंक कर्व पे मूव करे, तब उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे नहीं बल्कि इनवर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? इनवर्ड हो जाती है। और नॉर्मल फोर्स और एमजी आपस में अपोजिट होते हैं, लेकिन याद रखें जब ये बैंक बनाएंगे मतलब ये आउटर एज को उठा देंगे तो उस वक्त ये नॉर्मल के कंपोनेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये एंगल बनाने लगता है। तो वो बात हम आगे जाके करेंगे। अब के लिए हमने कोई अनबैंक कर्व रखी है। अनबैंक कर्व रखेंगे तो इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे या कहे किसी अनबैंक कर्व पे मूव कर सकती है। इसलिए मैंने लिखा है व्हेन अ बॉडी व्हीकल ट्रेवल ऑन अ रोड विदाउट स्किडिंग। मान ले यहां पे ये मूव तो की है लेकिन स्किड नहीं की है, बाहर की तरफ फिसली नहीं है, कर्व पाथ पे मूव किए। और मूव करने की वजह क्या है? क्योंकि अगर देखो मूव करती तो वो बाहर चली जानी चाहिए थी, न चल के अंदर आने की वजह क्या है? बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने यहां लिखा है विदाउट स्किडिंग, अगर वो अनबैंक कर्व पे मूव कर रही है, इट्स मीन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर विल प्रोवाइड अननेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर इट मूव इन अनबैंक कर्व। अनबैंक कर्व में अगर कोई ऐसा फ्लैट रोड है लेकिन कर्व पाथ है, उधर कोई गाड़ी मूव कर रही है विदाउट स्किड किए, फिसले बगैर, तो वजह क्या बनती है? वहां पे वजह ये बनती है कि वहां की जो फ्रिक्शनल फोर्स है टायर्स और रोड के बीच में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है, इस वजह से ये मूव कर गई है। अब हम क्या कहते हैं? हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है तब जब अनबैंक कर्व हो। अगर ये बैंक कर्व हो जाएगी, बाहर वाली आउटर एज ज्यादा हो जाएगी, तो फिर अगर हम आउटर एज इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि अगर ये हर शार्प टर्न पे, हर खतरनाक मोड़ पे हम बाहर वाले एज को ऊपर ना उठाएं तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और गाड़ी के टायर फट सकते हैं। ज्यादा कितनी फ्रिक्शनल फोर्स की रोड और टायर के बीच में होने की वजह से उसके टायर को वियर एंड टियर का सामना करना पड़ेगा, फटने का सामना करना पड़ेगा। तो इन शार्प टर्न हाईली फ्रिक्शनल फोर्स कैन कॉज वियर एंड टियर्स ऑफ टायर, टायर के फटने के चांसेस होते हैं और बाहर स्किड करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम इसको ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो रिलाई नहीं करने के लिए हम क्या करते हैं? टू अवॉइड द फ्रिक्शनल फोर्स एट शार्प टर्न्स। शार्प टर्न्स में ये जो शार्प टर्न है इसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स से अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम बैंक कर्व बना देते हैं। क्या बनाते हैं? बैंक बना देते हैं। ऐसा नहीं कि ये पैसों वाला बैंक नहीं बनाते हैं, बल्कि आउटर एज को उठा देते हैं तो ये बैंक कर्व हो जाती है। हम कह सकते हैं टू अवॉइड क्या चीज है?
to avoid the dependence on frictional force, dependence on frictional force एट शार्प टर्न, यानी कि शार्प टर्न में फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। शार्प टर्न्स, टू अवॉइड द फ्रिक्शनल फोर्स एट शार्प टर्न्स, द रोड्स आर बैंक, द रोड्स आर बैंक एट टर्न्स। मोड़ पे हमने बैंक रोड्स को बैंक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं, वहां पे आउटर एज को उठा देते हैं। ये इस बात समझ आ गई। अब जरा हम समझते हैं व्हाई वी नीड बैंकिंग, व्हाई वी नीड बैंकिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये जो रीजंस बतलाए हैं, इन वजह से, इन वजूहात की बिना पे हम रोड को क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं, बजाय किसके, सिर्फ और सिर्फ कर्व टर्न्स रखने के बजाय हम उसको बैंक कर देते हैं। एट द एंड हमें क्या मिलती है, नॉर्मल फोर्स जहां पे आ जाएगी। फिर ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये इसका काम शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाएगी। मेनली केसेस हम फ्रिक्शन फोर्स को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है जी, फ्रिक्शन फोर्स को खत्म कर देंगे, सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही वहां पे क्या कर देती है, बैंकिंग का काम कर देती है। चलो इस बात को समझते हैं आगे चल के। हालतें मेरी तू जानता, वो जानता है। तो क्या कह रहे हैं, बैंकिंग किसे कहेंगे। हमने रोड को उठाया है अपने सर पे, नहीं सर पे तो नहीं उठाया है, बाहर से उठाना है, सही है। बाहर से कैसे उठाएंगे, वो बनाते वक्त सही है। अब बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड क्या होगी। बैंकिंग ऑफ रोड, the process, the method in which outer edge of road is higher than the inner road of edge it turns, then that method या then that process is known as banking। ठीक है, क्या करते हैं, if the outer edge, बाहर वाला किनारा। अब आउटर एज का मतलब क्या है, बाहर वाला किनारा। बाहर वाले किनारे को क्या कर दिया हमने, साइड पे कर दिए। बाहर वाले किनारे को साइड पे नहीं करना है, ठहरो मैं बना के दिखाता हूं आपको, क्यों ऐसे जुदा हो कि चले चले रे चले। ये है देखो, अब ये कोई बैंक रोड है, सर्कुलर ट्रैक है, मैं पूरा नहीं बना सकता हूं। यहां कोई गाड़ी मूव कर रही है, ये कोई गाड़ी मूव कर रही है। अब ये बैंक दिखाई दे रहा है, जी सर दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये बाहर वाली ये आउटर एज है, इसको उठा दिया है। क्या है, आउटर एज है, उठाया है। ये इनर एज है, नीचे है, देख लो नीचे है, नीचे तो देखो। तो ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, ठीक है जी। तो इफ द आउटर एज ऑफ अ रोड इज हायर देन इनर एज, टर्न्स में ही होता है ना, ऐसा नहीं हर जगह पे हो। आउटर एज हाई हो इनर एज के मुकाबले। इफ द आउटर एज किस चीज का, एज ऑफ अ रोड इज हायर देन इनर एज एट टर्न्स, कहां पे होता है ये, टर्न्स में, मोड़ में होता है। देन इट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, देन इट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या कहलाते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या कहलाते हैं, रोड कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बात समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है जी। अब बैंकिंग एंगल क्या होता है, बैंकिंग एंगल क्या होता है, वो एंगल जिस एंगल से आपने बाहर वाले आउटर एज को उठाया है, कितना ऊपर उठाया है, वही बैंकिंग एंगल है। यहां पे ये एंगल है, ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री, कुछ भी। तो 30 डिग्री तो खैर ज्यादा ही हो जाएगा। तो खैर जो जितना एंगल बाहर वाला आउटर एज उठाएंगे वही बैंकिंग एंगल होगा। क्या होगा, बैंकिंग एंगल। तो क्या कहेंगे जी, बैंकिंग एंगल। The angle through which the outer edge of road is raised than inner edge, यानी कि outer edge कितना रेस किया है inner edge के मुकाबले में, that will be the banking angle। तो क्या कह सकते हैं, the angle at which the outer edge of a road
इज रेज, रेज मतलब रेज योर हैंड, उठाना है, रेज। आउटर एज ऑफ अ रोड इज रेज देन इनर एज, देन एक THEN देन होता है, एक THAN देन होता है ना, अब ग्रामर पढ़ाने लग गए। देन मतलब के बरक्स मुकाबले में, रेज देन इनर एज, देन इनर एज ऑफ अ रोड, देन इनर एज ऑफ अ रोड, इनर एज ऑफ अ रोड के मुकाबले में कितना रेज किया, दैट इज नोन एज बैंकिंग एंगल, इज नोन एज, दैट इज बैंकिंग एंगल। इसको हम बैंकिंग, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब जरा डेरिवेशनल किससे किससे कहानियां करते हैं। अब ये जो कहानी है इतनी सिंपल नहीं है, यानी कि बैंकिंग निकालना या किसी बॉडी का मूव करना, इसमें फ्रिक्शन का इन्वॉल्व होना, फिर नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट बनना, ये इतनी बात सिंपल नहीं है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि आपके बुक में बहुत सिंपल रखी हुई है, ये चीजें बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेशन से बचाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, बहुत आसान रखी हुई है, इतना है हलवा रखा हुआ है आपके लिए, सिर्फ आपको खाने की देर है। ओवरऑल इसके 4 केसेस बनते हैं, उसमें से सिर्फ एक केस है स्पेशल केस, जिसमें हमने फ्रिक्शन को ही जीरो कर दिया है, क्योंकि हम जब भी बेंड कर देते हैं तो हम फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करना चाहते। हम इसीलिए करते हैं कि आउटर एज को उठा इसलिए रहे होते हैं ताकि फ्रिक्शन खत्म हो जाए, फ्रिक्शन का कंपोनेंट खत्म हो जाए। तो स्मूथ रखते हैं, मेनली क्या रखते हैं, स्मूथ रखते हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही एक्ट कर रही होती है फॉर प्रोवाइडिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू अ व्हीकल और टू ए बॉडी, बॉडी या व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, नॉर्मल फोर्स का रहता है। तो ये चीज हमें समझ आने वाली है आगे चल के। मिटा दो इसको, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर तुम क्या चाहते हो। ठीक है जी, देख लेना देख लेना देख लेना। मैंने कहा ये आपके पास कर्व बैंक रोड है। इसके जरा इस फोटो को थोड़ा करीब ले आते हैं, इस फोटो को। तो ये फोटो कुछ इस तरह बनेगी, फोटो सेशन कर रहे हैं सर, फोटो सेशन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रहे कुछ, जूम आउट कर दिया, क्या कर दिए सर, जूम कर दिए, जूम करके दिखाया। अब यहाँ पे कोई बॉडी है, अब ये कर्व है, तो नॉर्मल फोर्स तो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चीज आप जानते हो बखूबी। जस्ट नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन ही आप यही कर देते हो कि वो फोर्स जो परपेंडिकुलर रहे सरफेस के। नॉर्मल फोर्स तो सरफेस के ये है, आपको थोड़ा टेढ़ा होकर सोचना होगा, ठीक है, टेढ़ा होकर सोचना होगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन जो बाड़ी जो गाड़ी, जो बाड़ी कहो या गाड़ी कहो, वो क्या है, वो क्या है, अभी भी उसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। अगर रोड टेढ़ा हुआ है, गाड़ी टेढ़ी हुई है, तो क्या ग्रेविटी या अर्थ का जो फोर्स है वो तो टेढ़ी नहीं होगी, वही रहेगा। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द mg। क्या है, mg है। अब अगर मैं इसके ऊपर इस वेक्टर को वो ले लूं तो फोर्स के तो क्या बन गए, ये नॉर्मल फोर्स के क्या बन गए, कंपोनेंट्स बन गए वो, और इसके एंगल बन गया है, सही है जी, कोई एंगल थीटा बन गया है। तो वो जो नॉर्मल के कंपोनेंट बन गए हैं, वो आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कोई फोर्स किसी फोर्स के साथ एंगल बना देती है, अब देखो आपको ऐसे सोचना होगा कि यहां थीटा होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ऐसा ही है। जैसे मान ले आप बचपन में करते क्या थे, ये फोर्स होती थी F और ये एंगल रहता था, तो आप क्या कर देते थे, इस फोर्स के साथ इस तरह सीधाई में हॉरिजॉन्टल में आप F cos थीटा लेते थे। क्या लेते थे, F cos थीटा। कैसे लेते थे, आपको फिर भी देख लें, आप cos थीटा ले लें, यहां पे एक इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा जिसे आप Fx कह सकते हैं, एक वर्टिकल होगा जिसे आप Fy कह सकते हैं। मैं इसके लिए बता रहा हूं, उसके लिए भी होगा ये। अब इसको शिफ्ट करके यहां पे लाते हो तो एक ट्राइंगल बन जाती है, ये Fy इधर ला सकते हो, तो फिर आप इधर से कौन सा थ्योरम लगाते हो, पाइथागोरस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज F है, परपेंडिकुलर Fy है, इसका स्क्वायर, बेस आपके पास Fx है, इसका स्क्वायर, ऐसा कर देते हो। खैर इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप कंपोनेंट निकाल दो। यहां से आप cos थीटा लगा लें, cos थीटा किसके इक्वल होता है,
बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एफ एक्स है, हाइपोटेन्यूज एफ है, तो एफ एक्स किसके निकलता है, एफ कॉस थीटा के इक्वल निकलता है एफ एक्स। ठीक है, इसी तरह जब आप एफ वाई निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, एफ साइन थीटा के। तो सोचो सोचो क्या हो रहा है, जो एफ एक्स है उसके साथ cos थीटा आता है, तो यहां पे भी एंगल के साथ था ना, ये एफ एक्स किसके साथ था, एंगल के साथ था, इसलिए एफ cos थीटा आता है। ये एंगल है तो इसके साथ एन आएगा, एन एक्स होगा, वैसे एन एक्स होगा, तो एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एन cos थीटा एंगल के साथ। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कुछ इस तरह अंदर की तरफ होगा, वो होगा एन वाई, जिसको हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा। ठीक है सर, समझ आई ये बात भी, एन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखें यहां पे हम अब फोर्स के कंपोनेंट बनाने में कामयाब हो गए, तो इसको मैं मिटा देता हूं। देयर आर टू कंपोनेंट्स, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम फोर्सेस तो फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही थी अंदर की तरफ, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन को हमने जीरो कर दिया, ये सरफेस इतनी उठा दी, इतनी स्मूथ कर देनी है ताकि फ्रिक्शन ही खत्म हो। फ्रिक्शन से क्या कुछ हो सकता है, खत्म क्यों कर दी हमने, क्योंकि उससे वियर एंड टियर का काज होता है, इसलिए स्पेशल केस है आपके पास वेयर, यानी कि फ्रिक्शन फ्री, हम कैसा ले रहे हैं, फ्रिक्शन फ्री कर्व ले रहे हैं, फ्रिक्शन फ्री बेंड कर्व ले रहे हैं। कैसे कर्व लिए, फ्रिक्शन फ्री बेंड कर्व, आपके बुक में भी है ये, फ्रिक्शन फ्री बेंड कर्व ले रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो होती है, क्या जीरो होती है, फ्रिक्शन जीरो होती है। सही है, फिर अब हम ये करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फोर्स, कि आप लगा लें अगर न्यूटन का सेकंड लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी अगर इसको आप एक्स वाई प्लेन कंसीडर करते हो, और ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन होगी अगर एक्स वाई प्लेन कंसीडर करते हो। सही है जी, तो अब आप इसमें हॉरिजॉन्टली आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ, अगर मुश्किल लगता है तो आप बोलो कि एन वाई जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर ये चीज मुश्किल लगती है छोड़ो, इसमें फिर बोलेंगे क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। एन वाई किसके इक्वल है, एन वाई इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि एन वाई इक्वल टू एफ सी। वर्टिकल यानी जो इनवर्ड कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो ये एफ सी के इक्वल होगा। तो एन वाई किसके इक्वल है, एन साइन थीटा, एफ सी किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ गए। एक फॉर इक्वेशन ए कर दो। इसी तरह यहां पे जो एन एक्स है वो एम जी के इक्वल है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसको कैंसिल कर देगा या बैलेंस आउट कर देगा। सिमिलरली आप कह सकते हो, क्या बात कह सकते हैं, सिमिलरली एम जी बैलेंस करेगा किसको, एम जी विल बैलेंस बाई एन एक्स, तो हम कह सकते हैं एन एक्स इक्वल टू एम जी। एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर बी। आप डिवाइड कर दो। अब मैं निकालना चाहता हूं बैंकिंग एंगल या वो स्पीड जिस स्पीड से इस कार ने मूव करना है सर्कुलर पाथ में, इस बैंक कर्व में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1 ए बाई इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन ए बाई इक्वेशन बी। तो एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, एन cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये एम जी भी लिख दो नीचे, डिवाइड में कट जाएगा तो एन एन भी कट जाएगा। साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा, देन वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और जी। तो ये आपके पास, अगर आप यहां से थीटा निकालोगे, टेन को उधर भेज दोगे, तो ये क्या हो जाता है, बैंक एंगल निकल जाएगा। इससे क्या निकलेगा, बैंक एंगल। ये बात आप याद रखें, ये क्या निकलेगा, बैंक एंगल निकलेगा। अगर आप इसको इक्वेशन सी कह देते हो या 3 भी कह सकते हो, सी कह देते हो, तो मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटा दें सर, मिटा दें। ये जो फार्मूला आपके पास आया है, इससे आपने क्या करना था, थीटा को अलग करना था, तो उधर जाके टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई
आर जी रहेगा, तो ये आपके पास बैंक एंगल का फार्मूला है। क्या है? बैंक एंगल। ये एंगल निकालने के लिए है, बैंक एंगल कि आउटर एज कितनी उठानी है इनर एज के मुकाबले में, ये इससे निकाल सकते। इसी फार्मूले से आप v को अलग करें तो आर जी इसके पास आएंगे, तो क्या हो जाएगा? आर जी फिर आएगा टेन थीटा इक्वल टू वी का स्क्वायर। ये भी हमने किससे किया है वो लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन सी। इक्वेशन सी से हमने ये बात निकाली है। तो आर जी, अब आसान बातें है ना, इसमें क्या है कि घबराने वाली बात तो नहीं है सर, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये आएगा रूट आर जी टेन थीटा। हियर वन थिंग वी आई वांट टू टेल यू, वन थिंग नहीं सर, एक चीज नहीं, दो चीजें बता दें। क्या चीज है? देख ले, दिस इज द स्पीड। ये वो स्पीड है, ये सेफ स्पीड है। इस पे बॉडी क्या कर सकती है? सेफली टर्न कर सकती है। अगर स्पीड इससे कम हुई, अगर स्पीड इससे कम हुई तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगी, यानी कि बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, यहां पे ये बात बतानी बहुत जरूरी है। यहां पे दिस इज द गिवन स्पीड फॉर ए व्हीकल टू टेक सेफ टर्न इन अ बैंक कर्व। बैंक कर्व में सेफ टर्न लेने के लिए स्पीड है ये स्पीड डिपेंड नहीं करती है ऑब्जेक्ट के मेस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, ट्रक जा रहा है या कोई बाइक जा रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इट ओनली डिपेंड्स, स्पीड सिर्फ डिपेंड करती है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, इसका रेडियस कितना है इस बात पे करती है। नेक्स्ट थीटा पे करती है, बैंक एंगल पे करती है। स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्पीड या वेलोसिटी बोलो, डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक एंड बैंक एंगल ऑफ रोड, एंड बैंक एंगल ऑफ अ रोड। रोड के बैंक एंगल पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मेस ऑफ व्हीकल या मेस ऑफ बॉडी। इट डज नॉट डिपेंड्स, ये पूछ सकते हैं एक्सक्यूज में कि किस पे डिपेंड नहीं करती, मेस पे। डिपेंड्स ऑन मेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मेस ऑफ व्हीकल बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही बात है ना। अब एक चीज बताई थी मैंने यहां पे आपको, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर स्पीड इससे लेस होगी, इस स्पीड से लेस होगी, तो वो स्लाइड्स डाउन कर देगी या मूव्स डाउन कर देती है। वो मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे होता है। ये फार्मूले लिखने, बाकी सब मिटा देना। फार्मूले लिखने, बाकी सब मिटाने वाला हूं मैं। बाकी सब अपने होते हैं, बाकी सब अपने होते हैं। ये क्या हो जी? v इक्वल टू क्या था? आर जी टेन थीटा। इफ, ये बात याद रखें, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल is less than v less than what? आर जी टेन थीटा, इससे कम हो जाएगी, देन इन बैंक कर्व, बैंक कर्व में क्या होगा? व्हीकल स्लाइड्स डाउन, नीचे की तरफ आ जाएगी, गिरने की तरफ जाएगी। तो क्यों इस तरह होगा? स्पीड स्लो होने की वजह से नीचे की तरफ आएगी। जितना स्लो रख के जाओगे तो आपने फिक्स इतनी स्पीड रखनी होती है, ठीक है, एक खास स्पीड। हाँ, अगर नीचे की तरफ आ रही हो, मतलब अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे स्लाइड जोन मतलब नीचे आ रही, तो आपको क्या करना है? अगर रोड टर्न करते हुए गाड़ी चला रहे हो, तो अगर वो डाउनवर्ड आ रही तो आपको एक काम करना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। क्या करनी होगी? स्पीड बढ़ानी होगी। क्यों? स्पीड जब बढ़ाएंगे, आपने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? एन साइन थीटा दे रहा था ना। एन साइन थीटा किसकी इक्वल था? सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल थी? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही थी इससे। वी बढ़ाना होगा आपको, वी बढ़ाने से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, समझ आई? आर को कम करना होगा, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो वो गिरेगी नहीं, बल्कि
सेफली टर्न करने में कामयाब रहेगी। समझ आ गई कि नहीं? ये बात करने की थी, ये याद रखें, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल क्या रहे, इज ग्रेटर देन क्या, आर जी साइन थीटा, आर जी टेन थीटा, देन व्हीकल मूव्स अप बोल दो, मूव्स अप बोल दो, या स्लाइड ऑफ, या फ्लाइंग ऑफ, फ्लाइंग ऑफ। यानी कि अगर स्पीड इससे ज्यादा होती है तो ये अनबैंक रोड से छू करके बाहर चली जाएगी, एकदम बाहर चली जाएगी। एक्सीडेंट होने जा रहे हैं, सही है, आप हंस रहे होंगे, एक्सीडेंट होने जा तो बाहर चली जाएगी। तो उस केस में आपने क्या करना है कि गाड़ी की स्पीड को कम कर देना है, बिकॉज अगर वी कम कर दोगे, वी कम कर दोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी कम होगी तो जब बाहर जो स्किड करके गई है उससे बच करके अंदर आ सकती है। ठीक है जी, तो ये फ्लाई ऑफ कब करती है, ग्रेटर कब होती है, ये चीज समझानी थी। उम्मीद करता हूं समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।